नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की महाशक्तियां कैसे बदलती हैं? इतिहास गवाह है कि जो देश दुनिया का कारखाना बनता है वही पूरी दुनिया पर राज करता है। 18वीं सदी में ब्रिटेन ने ये किया, 20वीं सदी में अमेरिका ने, और पिछले 30 सालों से चीन इस सिंहासन पर बैठा था। लेकिन दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सिंहासन डगमगा रहा है। आज आप और हम अपनी आंखों के सामने एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। वो चीन जिसने पूरी दुनिया को सस्ता माल बेचना सिखाया, आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत, जो कभी सिर्फ सेवाओं यानी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उन गहरी वजहों को समझेंगे जिन्होंने चीन की नींद उड़ा। दोस्तों, सबसे पहले उस क्यों को समझते हैं। चीन आखिर गिर क्यों रहा है? लोग अक्सर कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पहली वजह, जनसंख्या का संकट, डेमोग्राफिक कोलैप्स। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। कारखानों में काम करने वाले युवा हाथ कम हो रहे हैं। जब काम करने वाले लोग कम होते हैं तो मजदूरी बढ़ जाती है। आज चीन में एक फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह भारत के वर्कर से 3 गुना ज्यादा है। अब आप ही सोचिए, कोई कंपनी वहां क्यों रुकेगी? दूसरी वजह, रियल एस्टेट और कर्ज का जाल। चीन की अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा उनके कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से आता था, लेकिन एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनियों के डूबने से वहां का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया है। चीन के पास अब अपनी कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए उतना पैसा नहीं बचा है जितना पहले होता था। तीसरी वजह, ट्रंप और ट्रेड वॉर 2.0। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने चीन के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। अमेरिका अब चीन से आने वाले हर सामान पर 60% से 100% तक टैक्स लगाने की तैयारी में है। कंपनियों को डर है कि अगर वो चीन में रहीं तो वो कभी भी अमेरिका के बड़े बाजार में अपना सामान नहीं बेच पाएंगी। इसी डर को नाम दिया गया है चाइना +1, यानी चीन के अलावा एक और मजबूत विकल्प ढूंढना। और दुनिया की नजरें भारत पर आकर टिक गई हैं। अब आते हैं भारत पर। क्या भारत सिर्फ एक विकल्प है या भारत वाकई तैयार है? दोस्तों, पिछले 5 सालों में भारत ने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया है वो अकल्पनीय है। केस स्टडी 1, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 2014 में भारत में मोबाइल की सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं। आज 200 से ज्यादा हैं। हम न सिर्फ अपने लिए फोन बना रहे हैं, बल्कि $15 बिलियन से ज्यादा के फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल अब अपने प्रो मॉडल भी भारत में बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि अगर एप्पल भारत में हाईटेक फोन बना सकता है तो कोई भी कंपनी यहां कुछ भी बना सकती है। केस स्टडी 2, सेमीकंडक्टर मिशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना चिप के नहीं चलता। अभी तक हम इसके लिए ताइवान और चीन पर निर्भर थे, लेकिन अब गुजरात के धोलेरा और टाटा के असम प्लांट ने भारत की किस्मत बदल दी है। जब भारत में अपनी चिप बनने लगेंगी, तब हम सही मायने में आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके पीछे भारत सरकार की PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का सबसे बड़ा हाथ है। सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इसलिए रखा है ताकि कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा दिया जा सके। ये नकद इनाम वाली नीति चीन को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत अब कंपनियों को वो सब दे रहा है जो पहले चीन देता था, लेकिन लोकतांत्रिक और सुरक्षित। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि बिजली और सड़कें भी चाहिए। भारत ने यहां भी गेम बदल दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। पहले मालगाड़ियों को पैसेंजर ट्रेनों के लिए रुकना पड़ता था, जिससे सामान पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे। अब भारत ने मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी बिछा दी है। अब माल 24 घंटे के अंदर बंदरगाह तक पहुंच जाता है। बंदरगाहों की क्षमता, पोर्ट कनेक्टिविटी। भारत ने अपने समुद्री रास्तों को आधुनिक बनाया है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हमारे बंदरगाह अब दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों को टक्कर दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का खर्च, जो पहले भारत की GDP का 14% होता था, उसे घटाकर 8% तक लाने का लक्ष्य है। यही वो बारीक चीजें हैं जो बड़े निवेशकों को प्रभावित। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ अपनी तारीफ करेंगे तो ये एक सच्चा विश्लेषण नहीं होगा। चीन को हराना इतना आसान नहीं है। चीन का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। अगर आप एक फ़ोन चीन में बनाते हैं तो उसके सारे पुर्जे आपको 50 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएंगे। भारत में हमें अभी भी बहुत सारे कल पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। हमारी दूसरी बड़ी चुनौती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़मीनी स्तर पर लागू करना।
दिल्ली में बैठकर नीतियां बनाना आसान है, लेकिन एक गांव या छोटे शहर में फैक्ट्री लगाने के लिए आज भी कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जमीन अधिग्रहण और लेबर लॉज में सुधार अभी भी अधूरे हैं। हमें अपनी वर्कफोर्स को भी ट्रेन करना होगा। हमारे पास लोग तो बहुत हैं, लेकिन कुशल लोगों की कमी है जो आधुनिक। भविष्य क्या है? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2026 से 2030 के बीच भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डबल डिजिट में होगी। जैसे जैसे वैश्विक कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डी रिस्क करेंगी, भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक पहुंच सकता है। चीन अब अपनी इमेज बचाने के लिए ग्लोबल साउथ का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अब उन पर भरोसा करने से कतरा रही है। भारत के पास अपनी डेमोक्रेसी, अपनी डेमोग्राफी और अपनी डिमांड 140 करोड़ का बाजार की त्रिशक्ति है। ये वो मौका है जो भारत को अगली सदी का सिरमौर बना सकता है। अंत में यही कहूंगा कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक आंदोलन बन चुका है। टाटा से लेकर रिलायंस तक और फॉक्सकॉन से लेकर टेस्ला तक सब भारत की ओर देख रहे हैं। ये समय है हमारे लिए गर्व करने का, लेकिन साथ ही मेहनत करने का भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई चीन का विकल्प बन पाएगा? क्या आपने हाल ही में कोई मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रिसर्च और विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल काव्या न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही गहराई वाली वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को भारत की असली ताकत का पता चले। जय हिंद, जय भारत।